अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब चैप्टर के नाम से पहले हम जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली इनहेरिट हो रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो किसी ना किसी कहीं ना कहीं कोई मॉलिक्यूल के बेसिस पे। तो वो मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में है क्या, वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इन मॉलिक्यूल्स को हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, राइट। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका फीचर होना कैसा चाहिए, कैसा हो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कह सकें। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली हमारा स्टेबल होना चाहिए, राइट। अब स्टेबल क्या है? स्टेबल कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आज मॉलिक्यूल आपका एंजाइम के तरीके से काम कर रहा है, कल आपका मॉलिक्यूल किसी और फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं, वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो काम उसका है वो वही रहे। अगर वो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है अपने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। तो इसलिए हम कहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि ये रेप्लिकेट करना चाहिए। अब रेप्लिकेट क्या है? रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो कौन मल्टीप्लाई करेगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल की। यानी कि जेनेटिक मटेरियल हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब सिंपल सी बात है कि अगर हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं, राइट, हमारी बॉडी में अगर इतनी सारी सेल हैं, हम सब छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, तो छोटे से जब बड़े हुए तो नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ी। अब अगर हमारा जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो अगर मल्टीप्लाई ना करता तो फिर हमारी नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ती? प्लस दूसरा एक और आप पॉइंट ले सकते हो कि हमारा जो जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी गैमीट की वजह से हुआ है, राइट। तो वो गैमीट आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है कि गैमीट क्या है। गैमीट आपका सेक्स सेल्स है जो बेसिकली आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म के आपका बनने में एक योगदान अपना देती हैं। तो अगर वो गैमीट ना बनता तो क्या हम आते इस दुनिया में? नहीं आते, राइट। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारी पूरी बॉडी में हम अगर बात करें तो हर जगह हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, प्रेजेंट है, राइट। तो वो जेनेटिक मटेरियल अगर हमारी पूरी बॉडी में हर जगह हमारा अवेलेबल है, हमारे हेयर्स में है, हमारे नेल्स में है, हमारे ब्लड में है, हमारे सेल्स में है, तो अब वो आया कैसे? बिना मल्टीप्लाई के तो नहीं आएगा। अगर हमारी पूरी बॉडी में एक ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या करना चाहिए? रेप्लिकेट करना चाहिए। रेप्लिकेट के अलावा उसमें म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो वो म्यूटेशन स्लो होना चाहिए। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मतलब जीन में चेंजेस, राइट। जीन आपने पढ़ा होगा, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब कि जीन ही है बेसिकली जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीन की वजह से हैं, राइट। तो जीन की वजह से है, तो जीन में अगर कोई सडन चेंजेस आ जाए तो सडन चेंजेस वो ड्रास्टिक भी हो सकता है। ज़रूरी है कि वो हमेशा फ्रूटफुल हो, हमेशा अच्छा हो, और अच्छा तो हमने सडन चेंजेस बहुत ही रेयरली देखे होंगे, राइट। तो वो जीन में जो चेंजेस हैं, ठीक है, अगर वो सडन होता है, अचानक से होता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, कुछ ना कुछ
इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। इसीलिए जो म्यूटेशन है वो स्लो होना चाहिए, यानी कि जीन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो स्लो स्लो आने चाहिए, धीमे धीमे आने चाहिए, तेज ना आए, ठीक है। स्लो आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर भी वेरिएशन आएगा और वो वेरिएशन हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। वो वेरिएशन अगर हमारे अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं वो अडाप्टेशन में भी रोल प्ले करेगा, जो कि एवोल्यूशन के चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं म्यूटेशन स्लो हुआ तभी तो हम आ पाए, मैमल्स आ पाए। एजॉइक से हम सीनोजॉइक तक का हमने पूरा सफ़र जो तय किया वो हमने कैसे किया, वो अगर किया तो कहीं ना कोई म्यूटेशन हुआ होगा, स्लो चेंजेस हुए होंगे। खैर उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करते, वो हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें, हमने स्टेबल कह लिया कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, दूसरा कहा रेप्लिकेट करना चाहिए, तीसरा कहा म्यूटेशन होना चाहिए, राइट। और चौथा सबसे बड़ी चीज़ ये इनहेरिटेबल होना चाहिए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है अगर वो इनहेरिट नहीं होगा, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाएगा, तो फिर उस जेनेटिक मटेरियल का क्या फ़ायदा, राइट। तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसमिट होना चाहिए। अभी बताया ना गैमीट, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम अगर गैमीट से आए हैं तो वो कैसे आए, गैमीट में आपका ये सारे कैरेक्टर जीन्स के थ्रू आए ना, ठीक है, राइट। तो इनहेरिट हुआ ना, पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में अगर आए तो वो कैसे आए, इनहेरिट हुए। तो यानी कि ये कुछ पॉइंट्स आपके बेसिक से पॉइंट्स है जो आपके जेनेटिक मटेरियल में अवेलेबल होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जेनेटिक मटेरियल हमारा डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे दुनिया में पता चला कि हाँ भाई ये जेनेटिक मटेरियल भी कुछ है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। अब ये फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, फ्रेडरिक मिशर ने हमारा पस सेल्स में, पस सेल्स आप सबको पता है ये एक तरीके की डेड सेल है, राइट, डेड सेल है जो कि आपकी WBC की है, राइट, यानी कि WBC की डेड सेल जिसे हम पस सेल्स कहते हैं। और फ्रेडरिक मिशर ने इसी पस सेल में आपका पाया था क्या, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल उन्होंने पाया, लेकिन इन्होंने इसे ना नाम क्या दिया, नाम दिया इसे न्यूक्लिन। उस वक्त पे उनको जितनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई उसके हिसाब से उसे उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन। लेकिन बाद में हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमैन। अब अल्टमैन ने कहा कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि पहली बार जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पर्टिकुलर इस जेनेटिक मटेरियल को नाम दिया, ठीक है, वो नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, वो भी अल्टमैन ने। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड अगर हम कहें तो ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, और फर्दर डिवाइड किया गया DNA और RNA में, राइट। यानी कि अब आपको समझ में आया जेनेटिक मटेरियल हम किसकी बात कर रहे हैं, हम DNA की बेसिकली बात करेंगे, हम अपनी बॉडी की। तो चलो भाई, अब न्यूक्लिक एसिड को हमने डिवाइड तो कर दिया, डिवाइड करने के बाद अब ये भाई DNA बना कैसे, DNA आया कैसे, ये भी तो जान ले, राइट। तो DNA की अगर हम बात करें या RNA की बात करें, न्यूक्लिक एसिड ये बेसिकली अगर हम कहें तो ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, मीन्स दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीमर मतलब यानी कि न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपके अटैच होते हैं, अटैच होके हमारा DNA और RNA बनाते हैं। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि हाँ भाई अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड को 2 पार्ट पे डिवाइड किया, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं आपके, DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 10th में भी आपको पता है। और RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमने नेक्स्ट क्या बताया कि आपका DNA हो या RNA हो, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, इसका मतलब दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, अब उसे जान लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर,
तीसरा होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप के नाम से जिसे हम जानते हैं, और इसे हम H3PO4 से लिखते हैं। यानी कि हमने न्यूक्लियोटाइड में क्या जाना, न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 चीज़ों से मिलके बना है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर, फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 चीज़ें मिलके बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड को। चलो, 3 चीज़ें अगर न्यूक्लियोटाइड को मिलके बनाती हैं तो ये तीनों चीज़ों के बारे में भी जान लें। भाई पेंटोज शुगर, नाम से आपको पता चल रहा होगा पेंटोज शुगर, इसका मतलब कि पेंट, कुछ नाम आपने ये पढ़ा हुआ है ना, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है। पेंट मतलब 5 अगर किसकी बात करेंगे, कार्बन की, इसका मतलब जो पेंटोज है वो कितने कार्बन का है, वो 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन का अगर स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर, तो उसमें कैसा होगा वो स्ट्रक्चर, चलो भाई जान लेते हैं। चलो नीचे हम इसको लिखा रहने देते हैं पेंटोज शुगर, क्योंकि एक एक करके हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। चलो, तो पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों की बात करेंगे। ये रहा भाई डीएनए, ये रहा आरएनए। अब पेंटोज शुगर 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है। सेम आरएनए में भी आपका 5 कार्बन का आपका पेंटोज रिंग, जो कि आपका ऑक्सीजन अटैच है। कार्बन की काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी कि पेंटोज के हमने 5 रिंग का स्ट्रक्चर बना लिया। ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है दोनों में, सिमिलर आपकी काउंटिंग 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन। सेम आरएनए में भी, दोनों में अभी तक सिमिलरिटी देखी हमने। अब और क्या है भाई, अब फर्स्ट कार्बन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, 10th में भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ा होगा कि आपका कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आपका क्या है, 4 आर्म से इसके फ्री रहेंगे ना, ठीक है। यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितने की है, 4 की वैलेंसी है। 4 की वैलेंसी है तो कार्बन 2 से तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। अगर इसकी बात करें, एक यहाँ सेटिस्फाइड, एक यहाँ सेटिस्फाइड, इसका मतलब 2 ग्रुप और आपके यहाँ पे अटैच होंगे। अब वो कौन से ग्रुप होंगे अटैच होंगे, कौन सा आपका एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे आपका जो अटैच होगा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सी, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी अटैच है। आपका डीएनए में आपका फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है 2nd कार्बन पे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच होता है। 3rd कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, सेम 4th कार्बन पे भी आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोजन, और आपका 5th कार्बन पे CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2nd कार्बन पे हमने डीएनए में क्या देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है सिर्फ, यानी कि हाइड्रोक्सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। भाई हाइड्रोक्सी तो आपका हर जगह है, लेकिन डीऑक्सी में यहाँ पे हाइड्रोक्सी नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल की वजह से ही इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी, यानी कि हम इसका नाम जानते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी 1st कार्बन पे, 2nd कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, 3rd कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, 4th कार्बन पे हाइड्रोजन और 5th कार्बन पे CH2OH। अब देखिए डिफरेंस, यहाँ आपको डिफरेंस नजर आएगा। हमने देखा डीएनए में कि हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका 2nd कार्बन पे नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका आरएनए में प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है, कहाँ, आरएनए में प्रेजेंट है 2nd कार्बन पे, लेकिन डीएनए में 2nd कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेगी। वो क्या क्रिएट करेगी, एक्चुअल में
एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप मिसिंग होने से, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप मिसिंग होने से डीएनए में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, और वो क्या हो जाता है कि ये कहलाता है स्टेबल। इसका मतलब सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप कम होने से डीएनए हो गया स्टेबल। अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, राइट। अगर स्टेबल होना चाहिए तो स्टेबिलिटी आई कहाँ से? स्टेबिलिटी उसमें इसलिए आई क्योंकि पेंटोज शुगर में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है भाई, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है इसीलिए वो स्टेबल है। लेकिन आरएनए में देखो, आरएनए में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा हो गए। आरएनए में हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल हो गया, यानी कि जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसकी वजह से आरएनए हो गया अनस्टेबल। अगर आरएनए अनस्टेबल हुआ तो इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव हो गया, राइट। और डीएनए स्टेबल हो गया इसलिए ये अनरिएक्टिव हो गया, राइट। अब अनरिएक्टिव है तो इसका मतलब ये स्टेबल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर रहा है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, डीएनए स्टोर करेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरएनए अब ये रिएक्टिव हो गया भाई, रिएक्टिव होने की वजह से ये एज अ कैटालिटिक एंजाइम की तरीके से भी रोल प्ले करेगा, ठीक है। हम ये सब आगे डिस्कस करेंगे। कैटालिटिक एंजाइम यानी कि राइबोजाइम की तरीके से भी काम करेगा आरएनए, सिर्फ पेंटोज शुगर के हाइड्रोक्सी एक्स्ट्रा होने की वजह से। अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरीके से भी काम करेगा, अडाप्टर मॉलिक्यूल यानी कि टीआरएनए की तरीके से, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस में भी आपका रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब क्या देखा आपने, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होने की वजह से या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से आरएनए अनस्टेबल हो गया और हाईली रिएक्टिव हो गया, और रिएक्टिव होने की वजह से एंजाइम की तरीके से भी काम कर रहा है, अडाप्टर मॉलिक्यूल भी है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले कर रहा है, और कहीं कहीं जेनेटिक मटेरियल की तरीके से भी काम कर रहा है। देखो भाई, एक फंक्शनल ग्रुप हटने से कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए, और एक फंक्शनल ग्रुप होने से ज़्यादा कितने चेंजेस आ गए, राइट। तो चलो पेंटोज शुगर तो हमने देख लिया, ये पेंटोज शुगर था। पेंटोज शुगर के साथ साथ सेकंड क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर। अगर हम नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करें तो इसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, प्यूरिन और पायरिमिडिन, यानी कि नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं, दो, प्यूरिन पायरिमिडिन। अब प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, राइट। जैसे हम शॉर्ट में ग्वानिन को जी, एडेनिन को ए कह लिखते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस पे दो टाइप के, प्यूरिन पायरिमिडिन, प्यूरिन दो टाइप के, एडेनिन ग्वानिन ए और जी से लिखते हैं। पायरिमिडिन आपके रहे वो हो गए तीन। अब वो तीन कौन कौन से हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, राइट। साइटोसिन को सी लिखेंगे, यूरेसिल को यू लिख सकते हैं, थायमिन को टी लिख सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजनस बेस पे हमने यहाँ कितने देखे, हमने नाइट्रोजनस बेस पे देखे दो टाइप के, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन हमारे दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन हमारे तीन होते हैं, आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। और शॉर्ट में क्या क्या लिखते हैं वो भी हमने बता दिया, एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, यूरेसिल यू, थायमिन टी। लेकिन हम तो दोनों की बात कर रहे हैं भाई, डीएनए और आरएनए दोनों की। अगर डीएनए और आरएनए की हम बात करें तो डीएनए में अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन आपका एडेनिन और ग्वानिन दोनों होगा, और अगर हम पायरिमिडिन की बात करें, देखो चेंजेस आपको मिलेंगे पायरिमिडिन में, डीएनए और आरएनए में। प्यूरिन तो आपका अगर हम बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम है,
ठीक है। अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर देखें तो नाइट्रोजनस बेस पेयर आरएनए और डीएनए में दोनों आपका एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट है, प्यूरिन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पायरिमिडिन की बात करें, पायरिमिडिन 3 थे ना, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। साइटोसिन की बात करें तो डीएनए में आपका साइटोसिन तो आपका प्रेजेंट है, राइट, साइटोसिन तो प्रेजेंट है, ठीक है, और आरएनए में भी साइटोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। मतलब डिफरेंस क्या मिला आपको? डिफरेंस ये मिला कि नाइट्रोजनस बेस पेयर में प्यूरिन पायरिमिडिन दोनों हैं आरएनए और डीएनए में, लेकिन प्यूरिन की बात करें तो डीएनए और आरएनए में दोनों में एडेनिन ग्वानिन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पायरिमिडिन की बात करें तो 3 है ना, 3 है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, जिसमें से डीएनए में अगर हम बात करें तो साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। लेकिन आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में साइटोसिन तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरएनए में थायमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया आपका ये। चलो, हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर भी डिस्कस कर लिया। नाइट्रोजनस बेस पेयर के बाद में बात आती है फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, जिसका हमने केमिकल फॉर्मूला क्या बताया था? H3PO4। अगर H3PO4 केमिकल फॉर्मूला है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हम न्यूक्लियोटाइड की सारे स्ट्रक्चर ही तो देख रहे हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात इन शॉर्ट लिख रहे हैं PA, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है भाई। आपका देखें तो ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है। ये बन गया आपका फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसे हम H3PO4 आपके लिखते हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन, फॉस्फेट 1, ऑक्सीजन 4। तो ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। चलो भाई, ये तो बात हो गई। लेकिन बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड, हमने कहा था ना कि डीएनए और आरएनए दोनों ही आपका पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो भाई ये 3 पार्ट तो हमने न्यूक्लियोटाइड के बताए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर और फॉस्फोरिक एसिड। अगर तीनों है तो तीनों लिंक कैसे हैं भाई, कैसे जुड़े? इनके जुड़ने की बात करें, सबसे पहले पेंटोज शुगर, ये रहा पेंटोज शुगर हमारा। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे था CH2OH, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से हमारा अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर। ये कॉमन बात कर रहे हैं डीएनए आरएनए दोनों में, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे आरएनए और डीएनए के अलग अलग, तब डिस्कस कर लेंगे अलग अलग। फिलहाल कॉमन बात कर रहे हैं। ये रहा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस पेयर जो अटैच होंगे, यानी कि नाइट्रोजनस बेस पेयर प्यूरिन पायरिमिडिन दोनों की बात करें, वो अगर अटैच हो रहा है तो फर्स्ट कार्बन से अटैच हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर का और नाइट्रोजनस बेस पेयर। और फिफ्थ कार्बन से आपका अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा फिफ्थ कार्बन से। अगर फिफ्थ कार्बन से ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है तो कैसे अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, आपको बताया था ना अभी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फेट में 3 हाइड्रोक्सी हैं आपके। तो ये क्या करेगा, फिफ्थ कार्बन पे जो CH2OH है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन और फॉस्फेट से हाइड्रोक्सी यानी कि H2O मिला के बना H2O मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाएगा और लॉस्ट होके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करें तो यहाँ पे, अच्छा पहले तो यहाँ देख लो, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जब अटैच होता है वाटर को लॉस करके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, राइट। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना यहाँ पे, और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर आपके अटैच हो रहे हैं तो यहाँ पे भी तो कोई बॉन्ड बनेगा,
वो बॉन्ड होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर से फर्स्ट कार्बन से आपका नाइट्रोजनस बेस पे अटैच हुआ। नाइट्रोजनस बेस पे जो अटैच हुआ उसने बॉन्डिंग कौन सी की, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया। और पेंटोज शुगर से फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ और उसने वाटर मॉलिक्यूल एक बना के लॉस किया और इसने बॉन्ड कौन सा बनाया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। चलो देखो, फॉस्फेट के तो स्ट्रक्चर में हमने देख लिया, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाइट्रोजनस बेस पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये 5 है भाई, प्यूरिन और पायरिमिडिन सब दोनों को मिला के। अगर 5 हैं तो ये 5 अटैच कैसे हुए भाई? इन सब का भी तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। अगर इन सब के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन जो होते हैं वो डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। डाईसाइक्लिक मतलब कि रिंग जो होगी, ठीक है, वो 2 रिंग होगी, ठीक। कैसी? प्यूरिन हमने बताया आपको कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन, इनका होता है डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये 6 कार्बन का रिंग, इसी से अटैच आपका एक और रिंग, ये हो गया डाईसाइक्लिक। काउंटिंग करें अगर हम कार्बन की तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 6 कार्बन, ये 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, यानी कि प्यूरिन में कितने आपके कार्बन की रिंग है, वो है टोटल 9 कार्बन की, 9 कार्बन। और ये है डाईसाइक्लिक, क्योंकि डाईसाइक्लिक क्यों, डाई मतलब 2, साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कितने रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए डाईसाइक्लिक का। अब डाईसाइक्लिक तो है, ठीक है, डाईसाइक्लिक के साथ साथ हमने बता दिया 9 कार्बन है, ठीक। 9 कार्बन के साथ साथ अब इसमें कुछ ना कुछ और ही तो होगा। एक अदर चीज़ है कि फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच होता है, थर्ड कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच होता है, आपका 7th कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच होता है और 9th कार्बन पे आपका नाइट्रोजन अटैच होता है। इसका मतलब कि प्यूरिन में डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ आपका अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, 7 कार्बन पे और 9 कार्बन पे, ठीक है। यानी कि ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर हो गया। एडेनिन और गुआनिन के ये कॉमन आपका एक स्ट्रक्चर ने बता दिया। कॉमन स्ट्रक्चर में डाईसाइक्लिक रिंग है, डाईसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, 7 कार्बन पे और 9 कार्बन पे। अब पायरिमिडिन की बात करें, पायरिमिडिन की अगर हम बात करें तो पायरिमिडिन हमने कितने पढ़े थे, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये है आपका मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग है भाई, अगर एक ही रिंग है इसकी भी काउंटिंग कर ले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हमने काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करने के बाद हमने जब प्यूरिन में बताया तो प्यूरिन में नाइट्रोजन 1, थर्ड, 7, 9 पे नाइट्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं होगा। नाइट्रोजन यहाँ फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और थर्ड कार्बन पे अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिला, फर्स्ट और थर्ड पे। चलो, फर्स्ट और थर्ड की तो बात हो गई, ये बात हो गई। लेकिन बात आती है कि नाइट्रोजनस बेस पे हमने यहाँ डायरेक्टली आपका बता दिया कि नाइट्रोजनस बेस पे आपका पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच है, लेकिन फर्स्ट कार्बन से अगर अटैच है तो भाई प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अब प्यूरिन और पायरिमिडिन का अगर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है तो स्ट्रक्चर अलग होने में पेंटोज शुगर से कहीं ना कहीं ये भी तो अलग तरीके से बाइंड करेंगे, दोनों कॉमन प्लेस से तो नहीं बाइंड कर सकते कि दोनों ही आपका फर्स्ट कार्बन तो फर्स्ट कार्बन से बाइंड कर जाए, नहीं। होता क्या है, जो पेंटोज शुगर है उसका फर्स्ट कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन से, हमने आपको बताया फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन स्पेस पे अटैच होगा, ठीक है। लेकिन डाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर यानी कि एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन जब अटैच होते हैं तो ये अटैच होते हैं 9th कार्बन से, यानी कि कहाँ से, ये 9th कार्बन से, ठीक है। यानी कि पेंटोज शुगर आपका कहाँ से अटैच हुआ, 9th कार्बन से। फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर का और प्यूरिन का आपका 9th कार्बन, ये बॉन्डिंग, यानी कि ये पूरा न्यूक्लियोटाइड आपका हमने बनाया है किसके साथ में, प्यूरिन के साथ में,
ठीक है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट अटैच कर दिया 5th कार्बन से, फर्स्ट कार्बन पेंटोज का और 9th आपका कार्बन डाइसाइक्लिक प्यूरिन का। ठीक है, अब अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड में कि पायरिमिडीन की, पायरिमिडीन में ये रहा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी आपका फर्स्ट कार्बन से ही हमने बताया, हमेशा फर्स्ट कार्बन से ही नाइट्रोजनस बेस पेयर को अटैच करेगा। अब फर्स्ट कार्बन से अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर को अटैच कर रहा है तो पायरिमिडीन आपका कैसे अटैच होगा? पायरिमिडीन जो अटैच होगा वो फर्स्ट कार्बन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिंग को टिल्ट कर देते हैं, ये रहा फर्स्ट कार्बन यानी कि फर्स्ट कार्बन पायरिमिडीन का और फर्स्ट कार्बन आपका पेंटोज का, पेंटोज का फर्स्ट कार्बन, पायरिमिडीन का फर्स्ट कार्बन, यहाँ से आपकी बॉन्डिंग हो गई और ये रहा 5th कार्बन और यहाँ फॉस्फेट, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जब आपका प्यूरीन के साथ आपका अटैच होगा, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड में तो आपका भाई नाइट्रोजनस बेस पेयर भी आ रहा है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जब बन रहा है आपका प्यूरीन के साथ तो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और 9th कार्बन आपका है प्यूरीन का। न्यूक्लियोटाइड जब बन रहा है आपका पायरिमिडीन के साथ तो फर्स्ट कार्बन आपका पेंटोज का और फर्स्ट कार्बन आपका किसका? पायरिमिडीन का। ये होती है ऐसे बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था ना कि पेंटोज और आपका नाइट्रोजनस बेस पे आपका बॉन्डिंग करेगा, तो कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर आपका पेंटोज फॉस्फेट के साथ अटैच कर रहा है तो बताया था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड में हमने तीनों का स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ एक और टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो एक छोटा सा डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलके बनाते हैं, लेकिन जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर, जब ये दोनों मिलके बनते हैं तो तैयार हो जाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी आपका न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे पॉलीमर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही हम बात करेंगे कि आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हर एक आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ जब आपका बॉन्डिंग कर रहा है तो उसका नाम क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो छूटेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस डीएनए और आरएनए में हम लोकेशन भी बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, बाकी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बेसिक फिलहाल आज आपकी स्टार्ट हो गई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।